बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बच्चे आज छुट्टी के बाद स्कूल भी गए, बाहर चहल पहल भी नज़र आई, लेकिन इसके साथ साथ मैसेज आपके लिए ये है कि क्योंकि मौजूदा सूरत हाल जो हमने आपसे कल डिस्कस की, आपको सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है और अपने शहर का भी ख्याल रखना है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारी रूटीन का हिस्सा हैं भी और होनी भी चाहिए। नॉर्मल चीज़ें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। खैर, अब आ जाएं जी खबरों की तरफ। हम शो के बाकायदा आगाज़ की तरफ चलेंगे। आज की टॉप स्टोरीज़ क्या हैं? हुकूक के लिए मजदूर हम आवाज़, शहर में रैलियाँ, माहाना उजरत 50,000 करने का मुतालबा। पीटीआई की लिबर्टी से नासिर बाग तक रैली, बजट से पहले असम्बली तोड़े इमरान खान। एलपीजी माफिया ने निर्ख मजीद बढ़ा दिए, 310 रुपए में फरोख्त। खबरें आप जान चुके हैं, डिटेल्स की तरफ आएंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, अली रामे और राव दिलशाद हुसैन साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ चलते हैं। ऑल्दो कल हम इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे टीवी शोज़ भी देखे, बहुत सारे लोगों को राग अलापते भी देखा, दावे वादे एक बार फिर से करते देखा, लेकिन हकीकत हमेशा से वो रही है जो कि हमें कभी तब्दील नज़र नहीं आई। हर साल 1 मई को उसी तरह से हम मजदूर दिखाते हैं जो कि काम कर रहे हैं, उसी तरह से उनका वही मसला दिखाते हैं। हकूक़ के लिए मजदूर हम आवाज़ हैं, वो तो होंगे क्योंकि वो अपने राइट के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हकूक़ दिलवाने किसने हैं? माहाना उजरत 50,000 करने का मुतालबा कर दिया। अली, आपसे स्टार्ट कर देते हैं। कम अज़ कम तनख्वाह 25,000 रुपये हमने कल बताई, और अब 50,000 तक। बताइए आपने 25,000 रुपये। कम से कम तनख्वाह 25,000 होनी चाहिए। ना 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 रखी गई है मेरे ख्याल से। नहीं, आपको 32,000 32,000 पंजाब 32,000 नोटिफाइड हो गया लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से। 23,000 ये है 25,000 तनख्वाह 25,000 है। मजदूर की तनख्वाह 32,000, सॉरी आपने कहा कम से देखिए, कम जो तनख्वाह। 32,000 पंजाब गवर्नमेंट ने एलोकेट किया ना, जो एक सरकारी एक नोटिफिकेशन किया आपने, अब इसमें जो सरकार के साथ तो काम करने वाले, नोटिफिकेशन हुआ? नहीं, ये आज से 1 महीना पहले की बात अच्छा, ठीक है। ये नोटिफिकेशन हो गया था क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से प्रपोजल थी, तो वज़ीर आला पंजाब ने फ़ौरन तौर पर अप्रूव किया इसको। और अब इसमें मसला ये कि 32,000 रुपये सरकारी सतह पे तो हो गई है, अब प्राइवेट सतह पे पता नहीं 32,000 दे रहे हैं या नहीं दे रहे। असल सवाल निशान तो ये है, क्या सरकारी सतह से हटकर 32,000 रुपये प्राइवेट सतह पे दे रही हैं? निजी अदारों में ऐसा नहीं है। अब देखिए, मुझे तस्दीक की जा रही है, जो कल हमारे साथ गेस्ट थे, मजदूर यूनियन के लीडर थे, उन्होंने कहा जी 25,000 कम अज़ कम तनख्वाह है। 25,000 पहले थी ना, अब तो 32,000 रुपए होगी ना। ठीक है। 32,000 में भी राव साहब जब डेली वेजेस कोई सरकारी महकमे में काम करता है तो उससे यकीन करें वो 32,000 मुकम्मल पूरे नहीं मिलते। यही तो पॉइंट है। वो उसे 28,000 अब मिलते हैं। अच्छा भाई, क्या कर रहे हैं? टैक्स निकाल के अभी तो फिलहाल 25 भी पूरा नहीं मिल रहा जो पुरानी है। अभी तो अनाउंसमेंट हुई है, अप्रूव किया है कैबिनेट ने। 25 में से 18,000 एग्जीक्यूशन कब से होगी? 25,000 में 18,000 रुपए देते हैं ऑलमोस्ट। 32,000 में से अब 25,000 या 28,000 रुपए 28 तक गालिबन मिल सकता इतना है। टैक्स काटते हैं। तो ये समझ नहीं आती कि 32,000 रुपये में से टैक्स क्यों, कोई स्लैब ही नहीं है फाइनेंस डिपार्टमेंट की, उसके बावजूद आप ये क्यों टैक्स डिडक्शन करते हैं? ये इनकी अब वर्ड इस्तेमाल करना मेरे लिए शायद मुश्किल हो जाएगा कि इन डिपार्टमेंट में बैठे इन लोगों की, जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, इनके अकाउंट्स ऑफिसर बैठे हुए हैं, इनकी बदमाशियाँ ये कि ये गरीब का हक रोक लेते हैं। अब मैंने मुतअद्दिद बार PND क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट मुख्तलिफ ऐसे महकमे हैं, वहाँ पर आए रोज़ डेली वेजेस यही मुतालबा करते हैं कि सर ये हमारी तनख्वाह सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक ये मुकर्रर है, लेकिन उसके बावजूद हमें ये तनख्वाह रिडक्शन करके देते हैं। हमें ये बता दें हम टैक्स नेट के कौन से स्लैब में आते हैं, अब अंदाज़ा लगा लें इससे। मतलब जिन लोगों ने ये नोटिफिकेशन किया हुआ है ना, वही इस पर अमल दरामद कराने में नाकाम भी नहीं उठाई है कि इतनी तनख्वाह में से भी टैक्स इस तरह से काटा जा रहा है। राव साहब, देखिए 32 की अनाउंसमेंट हुई है, इसकी एग्जीक्यूशन कब से होगी ये नहीं पता। ये कुछ इस हवाले से कहना कबल वक्त है, क्योंकि ये बजट में शायद
बजट के बाद शायद यकम जुलाई से शायद यकम जुलाई से भी शायद अगर बजट सेटअप रहता है तो शायद ये एग्जीक्यूट करा जाए, अदरवाइज फिर नई गवर्नमेंट आएगी तो नई गवर्नमेंट आके फिर एक नया लॉलीपॉप देगी कि नहीं जी नहीं 32 कम है हम 35 करते हैं। नहीं राव साहब इस पे मेरा निकाल कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आके इसको अगर वो डिक्रीज करेगी ना अच्छा, वो गलत होगा। चले आ जाइए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द स्टार्ट हो जाएगी। 32 अगर होती है तो 32 भी पूरे 32,000 भी पूरा जो डेली वेजर एम्प्लॉइज हैं जिनकी तादाद लाखों में और ये हर डिपार्टमेंट में मौजूद है, जिनको हर 89 डेज के बाद उनकी जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू होता है, यानी 3 माह बाद उनको फिर से कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और फिर से उनसे काम वगैरह लिया जाता है। तो इसमें तो सरकारी महकमों के जो मुलाजमीन हैं उन्हीं को ही सरकारी ऐलान करदा जो तनख्वाह है वो नहीं मिल पाती। सिविल डिफेंस के एहलकार इस हवाले से बड़ी मिसाल है, जिनकी 18,000 थी तो तब भी नहीं मिलती थी, जब 25,000 हुई तब भी नहीं उनको पूरी सैलरी मिलती, बल्कि 3-3 माह का इशू भी उनका रहता है, फ्रीक्वेंटली उनका इशू रहता है। और आपको सिविल डिफेंस के जो एहलकार हैं वो किसी ना किसी असिस्टेंट कमिश्नर के साथ आपको नज़र आएंगे ड्यूटी करते हुए, डीसी ऑफिस में नज़र आएंगे, आपको मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं सरकारी वहाँ पर नज़र आएंगे। कोई हंगामी सूरत हाल का इशू होगा तो सिविल डिफेंस के एहलकार ड्यूटी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनकी तनख्वाह का जो मसला है वो हमेशा पसे पर जब भी कोई इशू हाईलाइट होता है तो हाईलाइट होता है तो फिर तो कल पता चला ये थर्ड पार्टी का भी बीच में रोल होता है जो उनकी तनख्वाह में से भी पैसे रख लेते हैं और फिर जाके मजदूरों को उनका हक दिया जाता है। थर्ड पार्टी ये प्राइवेट इदारों की आप बात कर रहे हैं, सरकारी इदारों में थर्ड पार्टी सरकारी इदारों में नहीं होती, सरकारी इदारों में। तो अली क्या प्राइवेट तौर पे अगर हम बात करें तो मजदूरों की तादाद कम है, अच्छी खासी ज्यादा है वहाँ पर क्या प्राइवेट सेक्टर ना, प्राइवेट सेक्टर में इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा? जो खुद अपने महकमों में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे वो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, बिल्कुल कैसे जाएंगे? लेबर डिपार्टमेंट जो है ना, या तो लेबर डिपार्टमेंट को वैसे खत्म कर देना चाहिए। भाई डिपार्टमेंट कर क्या रहे हैं और कुछ डिपार्टमेंट का वजह सरकारी, अगर आप बजट देखिए, मराद देखिए, इनकी गाड़ियां देखिए कितनी चल रही हैं फ्यूल पे, यकीन करें कि मजदूरों से ज्यादा ये लोग फ्यूल और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं। लेकिन मजाल है कि उसकी जो मजदूरों की तयशुदा जो सरकारी नोटिफिकेशन है उस पर ये अमल दरामद कराने के हवाले से कोई कर सकें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो मजदूर है वो काम करता है। किसी भी फैक्ट्री में जाएंगे आपको हज़ारों मजदूर नजर आप अपने इर्द गिर्द फैक्ट्रियां देख लें। पर मुझे अब वाइंड अप करना है राव साहब, एक कमेंट आपका चाहिए, कली का चाहिए। अगर मजदूर को उसका हक नहीं मिल रहा, देखिए 50,000 की जो बात की जा रही है ना, 50,000 की जो बात की जा रही है ये बिल्कुल दुरुस्त है और ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ है। इस पर गवर्नमेंट को संजीदगी से मौजूदा हालात में ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा है। अगर आप इस 50,000 की कैलकुलेशन करें तो ये 10 दिन का बजट बनेगा किसी भी उस फैमिली के लिए जिनके 5 अफराद हैं। बिल्कुल ये 10 दिन का बजट बनेगा उनका, और इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग से हैं, बाकी जो एक्सपेंडिचर्स है वो अलग से हैं हमारे यहाँ। लेकिन अली निगरान हुकूमत बाकी मामलात को लेकर बड़ी अपडेट है, मैं इसीलिए आपसे जानना चाह रही हूँ, सीएम साहब ने कल के दिन पर कोई इनिशिएटिव लिया मजदूरों के लिए, उन्होंने कुछ बेहतर करने का सोचा? देखिए मजदूरों के लिए जो सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन का उन्होंने टास्क जो दिया था वो यही था कि आप जो उसकी उजरत है ना वो उसको कम से कम मुकम्मल दें, टाइम से दें। बात कर ये इशूज़ आ रहे थे कि जो डेली वेजेस हैं इनको उजरत जो है वो उनकी वो टाइम से नहीं दी जाती, तो इस पर उन्होंने फौरी तौर पर ये अहकाम दिए थे कि उनकी उजरत उनको बर वक्त जो है वो दे दी जाए और इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। जहाँ तक मामला है कि वो अगर 32,000 का जो उसका नोटिफिकेशन तक वो हो गया, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यकम जुलाई से हो जाए, क्योंकि अब उसमें बजट में अप्रूवल चाहिए उसकी, तो बजट की अप्रूवल जो है वो अब कैबिनेट देगी, तो फिर ये अब हमारे पास असम्बली भी नहीं है, असम्बली हो तो फिर बजट हम अप्रूव करवाएं ना। अब ये कि एक छोटा सा कुछ 2 या 3 माह का जो बजट आएगा उसमें तो मेरा ख्याल है कि शायद ये ना हो, लेकिन अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, राव साहब की बात बिल्कुल ठीक है, इलेक्टेड गवर्नमेंट आके इस पर मजीद जो है वो फैसला कर सकती है। लेकिन अभी तो इसके लिए फिर बहुत इंतजार करना पड़ेगा, उतनी देर तक बेचारे मजदूर का इस्तेसाल होता रहेगा। करना किसने आना? मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, जो अपने इदारों के अंदर नहीं करवा सके वो बाहर का करवा सके। लेबर डिपार्टमेंट, अगर आप सेक्रेटरी लेबर और तमाम इसके जो ज़ैली इदारे हैं वो जिम्मेदार हैं, और फिर सोशल सिक्योरिटी के जो सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है इसका काम है कि सारे ये रेगुलराइज करवाए और हेल्थ। अच्छा, मैं बड़ी हैरान हूँ कि जिन इदारों का काम है वो इदारे काम भी नहीं वो कर रहे हैं, और वो अफसरान अपनी सीटों पर विराजमान है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं। मजदूरों के हवाले से आना एक पूरा माफिया है, माफिया
अली आप यकीन माने कल डिफरेंट शहरों में शहर यही हालात थे, मजदूर बाहर थे, हर प्रोग्राम इसी पे मैं आपको बताता हूँ, लेबर डिपार्टमेंट में ना कुछ ऑफिसर्स ने ऐसे एसओपीज बनाए थे कि ये इंडस्ट्री माफिया ना राव साहब, ये बाहर निकल के सामने आ गया था। वो एसओपीज पर अगर अमल दरामद हो जाए ना, यकीन करें मजदूर को उसका हक मिल जाएगा। ये फैक्ट्रियों में काम करने वाले, इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने वाले, लेकिन कोई ऐसे एसओपीज बनाए थे, ऐसी उनके लिए सहूलियात बनाई थी। ये बुजदार दौरे और फिर आपके पास ये खाली यही नहीं है, फौरी तौर पर बंद कर, अगर आप स्किल्ड लेबर आप प्रोड्यूस करते हैं तो वो आपके लिए ओवरसीज जो एक अपॉर्चुनिटी है वो आप अवेल कर सकते हैं। इसमें तो बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर के हवाले से दुनिया में अब अभी नेट खोलें आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी जॉब्स रिक्वायर्ड है और तरक्की याफ्ता ममालिक में ये रिक्वायरमेंट है। तो आपने इसको तो बिल्कुल अपने मजदूर को इतना बेचारे को रोटी कपड़े मुकाबले नहीं आने दिया तो वो क्या सोचेगा स्किल के हवाले से। और लेकिन ऑनेस्टली मुझे खबर को वाइंड अप करना है। कल के दिन जो हालात थे उसके बाद मैं तो ये कहूंगी कि यकम मई की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। अली जिनके नाम पर छुट्टी है बिल्कुल वो सब लोग काम कर रहे थे, तो फिर इस छुट्टी का मकसद क्या है? उनके हालात ना कभी बदले हैं ना कभी बदलेंगे, क्योंकि आगे भी ऐसी उम्मीद नजर नहीं आ रही। तो खुदारा ये जो छुट्टी वाला काम है मेरे ख्याल से अना छुट्टी ना होती तो हम मजदूर को याद भी ना करते। हाँ ये भी आपने सही कहा है, लेकिन उनके लिए कुछ बेहतरी भी होनी चाहिए। हुकूमत वक्त से भी ये रिक्वेस्ट है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, कम से कम मजदूर की उजरत जितनी ऐलान की गई है। वेलकम बैक वंस अगेन। इमरान खान साहब कहते हैं बजट से पहले असम्बली तोड़ें। पीटीआई की लिबर्टी से नासिरबाग तक रैली, इस रैली का पहले मकसद क्या था मुझे तो वो समझ नहीं आया। राव साहब समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये रैली निकाली गई? देखिए अब खान साहब को नोटिस भी सर्व किया है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने डे बिफोर यस्टरडे कि आप ये रैली बगैर इजाज़त के नहीं अनाउंस कर सकते, ना ही निकाल सकते हैं। लेकिन उन्होंने बहरहाल निकाली भी है, अनाउंस भी किया और फिर निकाली भी, दोनों काम उन्होंने किया। अब देखते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस हवाले से क्या नया नोटिस करते हैं, नया परवाना क्या भिजवाते हैं या कोई वजाहत तलब करते हैं इस पर या नहीं, तो वो तो खैर बात की बात है। लेकिन पहले खान साहब की थोड़ी सियासत के ऊपर नहीं, मुझे सिर्फ ये बता दें इस रैली ने कल क्या पावर शो की है उनकी? ये क्या तो इनका बस नहीं चलता, खान साहब का बस नहीं चलता। खान साहब तो किसी को सोने भी ना दे। खान साहब तो अगर 24 घंटे कोई पॉलिटिकल स्टंट की जरूरत हो ना तो 24 घंटे ये अवेलेबल हैं, लेकिन चंद कदम पर वाकया हाई कोर्ट में नहीं जा सकते और अदालत में पेश होने आज पेशी है भी और अब तो खैर जा रहे हैं। लेकिन मैं ये थोड़ा इससे पहले की बात कर रहा हूँ कि वहां पर नहीं जा सकते तो क्योंकि ये देखिए ना वो तैयारियां हो रही हैं, लेकिन हर रोज किताब जमान पाक पहुंच गई, हर रोज एक नया पेंडोरा बॉक्स खोलते हैं और अपने हवारियों के लिए नई मुश्किलात पैदा करते हैं। जो हालिया बयान आया कि मैंने बाजवा साहब के कहने पर असम्बलियां डिसॉल्व कर दी, यानी बाजवा ने मेरी हुकूमत गिराई और फिर मैंने बाजवा साहब के कहने पे अपनी हुकूमत बनाई किसने? आप अंदाजा लगाएं, बेशक बाजवा साहब ने, इसमें कोई शक नहीं। वो तो बेशक बनाने और गिराने वाले बेशक ये अच्छा कोट है वैसे, बेशक बनाने और गिराने वाले एक ही। तो बहरहाल किसी गल पे खलो भी जाओ, कोई किसी एक बयान पे अपने खड़े भी हो जाए। और आपने जब असम्बलियों डिसॉल्व करने की बात हो रही थी आपको याद होगा कि हम ये कहते थे कि आपने 75,000 यू टर्न ले लिए, 75,000 एक यू टर्न और एक और बढ़ जाएगा, ये फैसला वापस ले लें, चलने दें सिस्टम को, स्मूथली चीज़ें चल रही हैं। जब इलेक्शन तो एक साथ होने अभी भी एक साथ ही है, चाहे अक्टूबर में हो चाहे अगले साल अक्टूबर में हो, होंगे एक साथ ही इलेक्शन। जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी आप मजदूरों के नाम पे रैली निकाल के सियासी झंडे को यहाँ कर लें, जो मर्जी कर लें, इलेक्शन एक ही रोज होने हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की सूरत में आपका मुल्क सफर कर रहा है, जिस पर आपको भी सोचना है, कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है, आप भी इस पर कुछ सोचें कि आपने हर रोज एक नया शोशा छोड़ के जरा सी स्टॉक मार्केट में कारोबार का रुझान बेहतर होता है तो कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट और आती जिससे फिर इंस्टेबिलिटी का जो पहलू है वो। बहरहाल आज 9 बजे मुज़ाकरात हैं हुकूमती और जो अपोजिशन रहनुमा उनके माबैन। अल्लाह करे
कि ये ऊंट जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ये किसी करवट बैठ जाए और कंसेंसस हो जाए, अल्लाह करे, होप फॉर द बेस्ट। हम तो इस उम्मीद के साथ कि ये आगे बढ़े मामला। लेकिन जो बयानात हमने देखे हैं गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर ने जो जिस तरह से खिताब किया है कल लेबर कन्वेंशन पे, वहाँ पे भी लेबर कन्वेंशन था लेकिन गुफ्तगू सारी सियासी हुई। 180H में भी, क्योंकि मैं रिपोर्ट कर रहा था वहाँ से। फिर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिल्कुल उलट थी कि मुज़ाकरात होनी नहीं चाहिए। यानी जो PDM के सरबरा फजलुर रहमान साहब की लाइन है वो मरियम नवाज साहिबा और जावेद लतीफ़ साहब और ये जो ग्रुप है, यानी जिसको हरफ आम में नवाज शरीफ ग्रुप कहते हैं, वो इसी लाइन को टो कर रहा है। और दूसरा जो शहबाज शरीफ ग्रुप है जिसमें मलिक मोहम्मद अहमद खान आपको संजीदा गुफ्तगू करते हुए नजर आएंगे, मामलात को सुलझाते हुए नजर आएंगे, सुलझाते होने की उम्मीद करते हुए नजर आएंगे। लेकिन बदकिस्मती है कि हम अब दुनिया बड़ी तेजी से आगे जा रही है और हमारा जो पिस्ती का सफर है वो जारी है। अच्छा, ये बैक गियर जो एक लगा हुआ है, सितंबर का इंतजार हो रहा है ना कि सितंबर गुजर जाए उसके बाद ये इंतखाबात हो। एग्जैक्टली सितंबर और नवाज शरीफ की वापसी, नवाज शरीफ की वापसी भी सितंबर से ही मशरूत है। सितंबर गुजर जाए उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाए। उसके बाद तो फिर बहुत कुछ ठीक होगा ना, और बहुत सारे लोग भी ठीक हो जाएंगे। खान साहब यही उसके बाद तो बहुत सारे लोग भी ठीक हो जाएंगे। सितंबर से पहले इंतखाबात हो जाए। जो आपको सितंबर में क्या है, चीफ जस्टिस साहब जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे, नया चीफ जस्टिस फिर आ जाएगा। लेकिन ये चीज है सर, उतनी देर तक ये हालात फिर ये इसी तरह सब चलता रहेगा, रैलियां भी होती रहेंगी, कन्वेंशन की मैशत को दाव पर लगाया हुआ है सभी ने, और सभी जो काम दुश्मन करते हैं अपना हिस्सा खूब डाल रहे हैं सब, जो मुल्क दुश्मन काम करते हैं नासिर, वो आज हमारे अपने लोग ये काम कर रहे हैं। और किसी को इस बात का अदराक नहीं है कि मिडिल क्लास का आपने जनाजा निकाल दिया है, आप मिडिल क्लास अमलन आपने खत्म ही कर दिया है, या पूरा ही आप लोग हैं रिच, आपका गुजारा हो जाता है 6-6 करोड़ के टिकट बेच के, लेकिन गरीब आदमी का गुजारा नहीं हो रहा। गरीब आदमी की तरफ आपको देखना है। अभी मैं क्रीम ब्लॉक मार्केट से मैं जब आ रहा हूँ तो बाटा इतना बड़ा स्टोर है और वहाँ पे एक बोर्ड लगा था कि किराए के लिए खाली है। तो मैं आप अंदाजा लगाएं, मार्केट आप ये क्रीम ब्लॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ कि इतने बड़े स्टोर्स और बहुत सारी जगहों पे क्रीम ब्लॉक मार्केट, आप अंदाजा लगाएं। मैं हैरान हुआ कि मतलब इतना मशहूर ब्रांड और ये बंद होने जा रहे हैं। और मार्केट बड़ी और ये सिर्फ एक की स्टोरी नहीं है, आप जिस मार्केट में भी जाएंगे, हमारे आसपास इंडस्ट्री देख लें, राव साहब ये दफ्तर के आसपास देख लें, जगह जगह किराए के लिए खाली। इनको चलने देना चाहिए। क्या होगा अगर इलेक्शन थोड़ा डिले होता है तो इससे क्या फर्क अच्छा, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन हारने के डर से इंतखाबात नहीं कराना चाह रहे हैं, तो ये बात तो ठीक है, जंगल का कानून है, ये तो बात तो ठीक है ना। अब उनके पास है क्या कोई बयानिया है जो आवाम के पास जाए वोट लेने के लिए, ये लेके जाएं कि हमने पेट्रोल को जनाब 170 रुपए से ये 284 रुपए कर दिया। क्या ये आप लेके चीनी आपने महंगी कर दी? क्या ये लेके जाएंगे आटा महंगा हो गया, बात से एग्री बिजली आपकी महंगी हो गई? मुझे बता दें फिर खान साहब के दौर में आवाम को क्या रिलीफ दिया गया था? कुछ भी नहीं मिला। मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में मैंने आपको सिलसिला शुरू ही वहां से हुआ, अली जो थमने में नहीं आया। पहले भी प्रोग्राम में मैंने आपको कहा था कि अगर कुछ लोग ये उम्मीद रखते हैं कि खान साहब आएंगे तो मुल्क बेहतर हो जाएगा, ये गलत बात है। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो मुआहदा ये हुकूमत कर रही है वही मुआहदा आके खान साहब को संभालना पड़ेगा। अगर नहीं संभालेंगे तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। आपको महंगाई इसी तरह बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आपको पेट्रोल महंगा मिलेगा, चीनी महंगी, आटा महंगा मिलेगा, बिजली महंगी मिलेगी। यही IMF की शराइत है। तो ये आप अपने ज़हन से निकाल दें कि खान साहब को उनके पास कोई अलादीन का चिराग है, वो चलाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। महंगाई होगी, मसला सिर्फ ये है कि हुकूमत कौन सी आए जो सब लोगों को साथ मिलकर लेके चले। मेरी है हुकूमत, मेरी है, ये पड़ी हुई है, ये तो सब कुर्सी की। मैंने कहा शायद की जंग में पड़े मैदान देखिए, मेरी से मुराद मैं कह रहा हूँ कि ज़मान पार्क वाले भाई कह रहे हैं कि बस मेरी हुकूमत आ जाए, बाकी सब कुछ चला जाए। और जो अलादीन के चिराग की बात की ना, बात बिल्कुल ये दुरुस्त है। आप देखें कि क्या और इससे ज्यादा क्या करेंगे आप? सही बात है। आपने IMF से जो बातचीत की उस पर आप पूरे नहीं उतरे, उसका अगली जो हुकूमत आई, रजीम आई, उसको आपने कहा, और अब आपकी जो अमेरिकन के साथ मुलाकातें चल रही हैं वो तस्वीर आप आ रही हैं, यानी इम्पोर्टेड हुकूमत आई, फिर मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके लॉबिंग की, और आज उसी
अमेरिकन एम्बेसडर्स के साथ मुलाकातें भी आप कर रहे हैं। हालांकि खान साहब ये कहते थे कि ओपोजिशन का क्या काम है कि ये सफारतकारों से सदस्यों से मिलते रहे, कैटेगरी के लिए आपको बताऊं, असद उमर, फवाद चौधरी, इनके ना दाव लगे हुए हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमाद अजहर, असद उमर और आसपास के ये जो लोग हैं, इनको कोई मसला नहीं है, इनको कोई सरोकार नहीं है। ये सुकून से उठते हैं, सरकारी दफातर में आके बैठते हैं, क्योंकि इनका मीटर चल रहा है, इनके कारोबार, इनके पास, इनका रोटी कपड़ा मकान इनका मसला नहीं है। रोटी कपड़ा मकान आम आदमी का मसला है। जॉब, आप हर साल आपको 10 लाख जॉब्स रिक्वायर्ड है इतनी बड़ी आबादी के साथ, और प्राइवेट सेक्टर जॉब दे सकता है। कितने प्राइवेट इदारे आए हैं जिनको आपने उल्टा आपने आके सीपैक का जो हाल किया, जो वो नामुराद सईद, वो जिस तरह से बयानात उन्होंने दिए, करप्शन, और निकला क्या उसमें से? निकला ये कि चाइना को आपने नाराज किया और सीपैक की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आपने, आपकी बोंगियों की वजह से वो रुक गई, आपकी बेवकूफियों की, आपकी जो बयानात देने की जो बातें थी, यहाँ कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसको उसका वो बयान याद आ गया कि जब खान साहब हुकूमत संभालेंगे 200 अरब आएगी और 100 अरब उसके मुंह पे मार देंगे। 100 अरब आना था वो भी वापस, 100 अरब कौन से सऊदी अरब वाले 100 अरब की बात कर रहे हैं, 100 अरब लोग आएंगे तो वो मार देंगे। और खुदा का खौफ करो, कुछ सीख लो, अपनी इस बोंगियों से कुछ सीख लो। बीआरटी ये गलतियों पे गलतियां आप देखो कि बीआरटी, एक बीआरटी 100 अरब में, और पंजाब में 3 उसी तरह उससे बेहतर बीआरटी बनी 100 अरब में। और आप कहते हैं कि हम तो फरिश्ते हैं, हम बड़े ईमानदार हैं, हमारे तो बड़ा गवर्नेंस का रिकॉर्ड है। 10 साल गवर्नेंस रही है किसी एक इदारे का। आप देखिए केपीके में कोई किसी एक की मिसाल दे सकते हैं कि बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट ऐसा इदारा बना जिसको पूरे मुल्क में जिसका रेप्लिका हो? आपने उल्टा कंपनीज बनाई तो पंजाब को फॉलो किया आपने। ऐसे ही है। अब ये मसले तो राव साहब ना तो ये हल होंगे ना ये कम होंगे, मजीद आगे बढ़ते शर्म करें बस, इलेक्शन यही आपसे दरख्वास्त करेंगे, शर्म करें, शर्म करें बस। यही तो हालात हैं। वो भी नहीं कोई नहीं, इस पे भी कोई नहीं, और अपोजिशन दोनों शर्म करें, आम आदमी का ख्याल करें। आम आदमी पिस गया, पेट्रोल नहीं डलवा सकता गाड़ी में। आवाम की मुश्किलात नहीं अब कम होने पे आ रही। हमने मौजूदा हालात जो हैं वो डिस्कस करने हैं। महंगाई की सूरत हाल बिलाशुबा वो सियासी हालात से ही जुड़ी हैं। आम लोगों ने जो हर रोज चीजें इस्तेमाल करनी है उसका जिक्र होगा। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। अगली खबर की तरफ आएंगे और जैसे कि अभी हमने मौजूदा सियासी सूरत हाल को डिस्कस किया, अगर यही सूरत हाल रही तो फिर आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन रहेगी। आम आदमी की ज़िंदगी में जो मसाइल हैं वो झूठे तू रहेंगे। रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें, आपने पेट्रोल इस्तेमाल करना है, LPG इस्तेमाल करनी है, खाने पीने की जो भी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, कीमतें बढ़ रही हैं। इंतहाई जो है सूरत हाल बिगाड़ का शिकार है। एक तरफ इंतज़ामिया जो कि कंट्रोल नहीं कर पा रही है इन चीज़ों को, दूसरी तरफ अब हालात ये हैं 310 रुपए किलो में LPG फरोख्त हो रही है। माफिया का इसमें क्या रोल है, अली बताइएगा। आपने इंतज़ामिया की बात की है ना, अगर सरकारी नरखनामों पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सरकारी नरखनामों पे ही हम अमल दरामद करवा लें, अभी वो भी कम नहीं है, वो भी कम नहीं है, वो भी आवाम की पहुंच से बाहर है। देखिए मैं कहता हूं कि वो वाकई कम नहीं है। अब महंगाई को अब किस हद तक, अब कोई हमारे पास ऐसी चीज़ तो है नहीं कि फौरी आके चीज़ें कम कर दें। महंगाई देखा जाए तो पूरी दुनिया में बढ़ी है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारी महंगाई के तनासुब से हमारी आमदन में इजाफा नहीं हुआ। अब जो सैलरी वाले लोग हैं उनको महंगाई ने 35-40% अगर उन्होंने मुतासर किया है महंगाई ने, तो उसकी सैलरी नहीं बढ़ी, उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए, उसकी आमदन में इजाफा नहीं हुआ। बिजनेसमैन ने 20 रुपए की चीज़ लेके आके 30 रुपए की फरोख्त कर दी, उसका तो फ़ायदा हो गया ना। मारा जाता है जो मिडल मैन है, ये जो सैलरी पर्सन लोग हैं वो ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं इस वक्त। मुद्दा ये हमारा इंतज़ामिया का मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ठीक है आपने एक चीज़ सरकारी सतह पे आपने बढ़ा दी, होता है, हो गया। अब मसला ये कि अगर चिकन की प्राइस, सब्ज़ी लेने जाके आप चले जाएं, वहाँ पे आपको सरकारी नरखनामा नज़र आएगा कि जनाब हम इस रेट पे, सरकारी नरखनामे पे रेट पे आपको चीज़ नहीं दे सकते। तो वो बज़ाहिर लिख के लगाया होता है, वो आपके मुंह पे चपेट मारी जाती है कि ये आपकी सरकार है और ये आपकी हैसियत है कि आप हमसे हम इसी रेट पे चीज़ लेके दिखा दें। आप नहीं ले सकते। दुकानों में तो खुल्लम खुल्ला रास्ता में बोर्ड लगे, भाई बदमाशी है ना, बदमाशी है। कौन जिम्मेदार है? ये इंतजामिया जिम्मेदार है। किस बात की तनख्वाहें लेते हैं, किस बात के प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं आप लोग?
किस बात के करोड़ रुपए का पेट्रोल आपकी गाड़ियों में आप डलता है। एसी साहिबान के शशके देखें, शशके देख रहे हैं ना, तो उनका काम ये है कि आप मार्केटों में जाएं, आप लोग इम्प्लीमेंटेशन करें, नहीं वो तजावुजात बढ़ा के 500 रुपए फी रेडी से जनाब लेके अपना। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा है, मुल्क में हर रोज डिफॉल्ट होगा नहीं होगा की बहस चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, लेकिन मुल्क का 17वें स्केल का असिस्टेंट कमिश्नर 1.5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के टमाटर की कीमत चेक कर रहा है। आप अंदाजा लगाएं, इससे बड़ी आप अंदाजा लगाएं चीज कि उसका फ्यूल, उसका जो दीगर जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो एंजॉय कर रहा है। तो पाकिस्तान में अभी रिसेंटली जो दादोशुमार सामने आए हैं, तकरीबन 2.5 लाख से जायद ऐसी गाड़ियां हैं जो जिनका बिला वजह मुफ्त पेट्रोल जाया हो रहा है। राव साहब सरकारी महकमों में चले जाएं, सरकारी महकमों में सरकारी अफसरान कमरे में बैठे हैं, उसकी गाड़ी आधे घंटे से वजारतों के पास 4-4, 6-6 गाड़ियां हैं, लेकिन ये गाड़ियां इनको इसलिए दी गई कि ये आम आदमी की जिंदगी में कम से कम कोई थोड़ा सा कोई रिलीफ के लिए बेहतरी लाने के लिए अपना बदकिस्मती देखें। अब जो 1.5 करोड़ की गाड़ी में बैठा हुआ असिस्टेंट कमिश्नर होगा, उसका तो एक पीछे गाड़ी भी होती है, 4 लोग भी बैठे होते हैं, समटाइम 2 पुलिस वाले और 4 जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो भी प्रोटोकॉल में साथ होते हैं, साहब बहादुर के। लेकिन अगर आप कारकर्दगी की बात करें तो कारकर्दगी हौसला अफजा नहीं है। अगर कारकर्दगी हौसला अफजा हो तो फिर इस तरह की खबरें मार्केट में ना आए कि गिरां फरोशी हो रही है, चीज़ों की कीमतें ज़्यादा हैं, LPG माफिया आउट ऑफ कंट्रोल है, या गिरां फरोश और ज़खीरा अंदोज आउट ऑफ कंट्रोल है, फिर इस तरह की खबरें ना आए। तो ये हमारे यहाँ एक जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, इस पर काम करें। इन लोगों की शशकों की वजह से हम लोग बहुत पीछे चले गए। अभी मैं राव साहब एक महकमे की ना एक इनवाइस मेरे पास किसी ने भेजी थी कि जनाब ये एक CEO हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के, उनके माहाना एक दफ्तर के अंदर चाय पानी का जो उनके गेस्ट आते हैं वो 1 लाख रुपए खर्चा है महाना। अंदाजा लगा लें, चीफ मिनिस्टर 5,000 रुपए खर्च कर रहा है। चीफ मिनिस्टर ने 2 माह में सिर्फ वहाँ पे जो मीटिंग्स हुई हैं उस पर 20,000 खर्च हुआ है। वो भी वो कह रहे हैं कि ये क्यों खर्च हुआ है, वो क्योंकि सरकारी कैबिनेट CEO एक अथॉरिटी का CEO है, उसके दफ्तर का खर्चा जो है वो 1 लाख रुपए आ रहा है चाय पानी के ऊपर। 12 फ्रेशनर एयर फ्रेशनर आए जी, वो 50,000 रुपए के जी। अंदाजा लगा लें आप इनवाइसेस इनकी। अब इन लोगों ने तरक्की करी। जब ये लोग पास आउट होते हैं ना, जब लोग ये पास आउट होते हैं सर्विसेज अकेडमी से, तो कहा जाता है ये दीज आर द स्पीरियस पीपल। ये स्पीरियस पीपल है, 75 ईयर से हम लोग धक्के खा रहे हैं और हमें इन स्पीरियस ये लोग निकाल नहीं सके। आप अंदाजा लगाएं, ये पढ़ा लिखा वो तबका है जिसने मुल्क को शायद इतना नुकसान अनपढ़ आदमी ने मुल्क को नहीं पहुंचाया जितना पढ़े लिखे लोगों ने नुकसान किया इस मुल्क का। भाई आप करें एंजॉय, बर्बाद करने में, बैग गेयर लगाने में, इस मुल्क का दिवालिया निकालने में पढ़े लिखे लोगों का किरदार है। वज़ीर आज़म की बात मुझे याद आ गई, वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि हम मुल्क की मौशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हमने फैसला किया है कि अफसरान से इजाफी गाड़ियाँ वापस किसी से लिए वापस गाड़ी अना 4-4, 5-5 गाड़ियां खड़ी हैं और धड़ल्ले के साथ खड़ी हैं। यहाँ तो माइकल आल इनको पूछ नहीं सकता। मैंने अपने वजीर आला पंजाब से कहा कि सर इनके अजाफी गाड़ियां वापस ले, वो भी खामोश है इस मामले पे, कोई हॉस्टिलिटी मेजर्स नहीं है। और कफायत शारी की तशहीर बहुत ज्यादा है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि लोगों को सिर्फ अरबों रुपए इसी बात पर खर्च कर दिया जाता है कि मुल्क का जो खजाना है वो खाली है। अरबों रुपए लगाकर ये लोगों को बता दिया जाता है कि खजाना खाली है। आप अंदाजा लगा, कोई इनको फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे ये जानना अब एक चीज अभी जो हुक्मरान अशराफिया है वो ख्वाह किसी भी जमात से है, क्या कभी आपने सुना है कि इनके अपने इदारों में, इनके अपने इदारे जो है वो डिफॉल्ट कर गए, इनके अपने कोई इश्यूज, अपनी तो प्रॉफिट में जा रही है, लेकिन स्टेट ओन्ड जो एंटरप्राइजेज हैं वो खसारे में, वो ख्वाह PIA हो खसारे में, स्टील मिल हो खसारे में, सारे इदारे खसारे में। तो फिर रोना हम रोते हैं जब हम वापस उसी पे आ जाए, मेरा ख्याल है इंतजामिया पे। तो जब हम अफसरान को इस तरह से शाहाना जो देंगे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, तो फिर उनकी प्रायोरिटी ये नहीं होगी जो कि होनी चाहिए, उनको सर्व करना चाहिए। और जो अशिया खुरोनोश में डिफरेंस है, इसको अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप 4 जो आपकी जो 3 बड़ी सब्जी मंडियां हैं, इनसे बराह रास्त अगर आप मुख्तलिफ शहर में मार्केट्स की तादाद बढ़ा दें
तो बराह रास्त यहाँ पर अशिया खरोनोश आए तो शायद कोई 30% या 35% मुज़दार हुकूमत में ना अशिया खरोनोश का फर्क पड़ता है। साबिक उसके बावजूद भी राव साहब इन एसी साहिबान को, इंतजामिया को बाहर तो निकलना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक ने हमें फंडिंग की थी और बुज़दार दौरे हुकूमत में ये प्रोजेक्ट शुरू भी किया था। वासुफ रशीद उस वक्त सेक्रेटरी ज़राअत थे। प्रोजेक्ट ये था कि किसान खुद अब मार्केट में आके अपनी चीज़ बेच सकेगा। अब इससे फ़ायदा पता क्या होता है, वो जो थर्ड मैन बीच में कमीशन कमा रहा था उसका जो एक माफिया सिस्टम है ना, उसको ख़त्म हो जाता है। हमने बाहर ऐसी मार्केट, सऊदी अरब में चले जाएं, अब जद्दा चले जाएं, मक्का चले जाएं, वहाँ पे आपको लोग खुद ब खुद अपनी चीज़ें फरोख्त कर रहे हैं। कोई मार्केट नहीं, कोई मिडल मैन नहीं है उसके अंदर। ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी, इसमें चीज़ें कम रेट पर लोगों को मिल रही थी। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक किसान को भी फ़ायदा हो रहा था, उसको अपनी प्रॉपर चीज़ का उसको रेट मिल रहा था, और जो आम सार्फिन है वो भी परचेज़ करते तो उसको कम रेट में मिलती थी चीज़ें। अब दूसरी तरफ, अब मैं एक बात, अगर टाइम है तो मैं बताता हूँ आपको कि मैं एक दफ़ा ना शिकागो मेयर में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया था मुबशिर साहब के साथ, जो हमारे साबिक मेयर थे। ना हमारे साथ थे वहाँ के कौंसल, शिकागो के कौंसल जो अब फैसल तरिमज़ी हैं, वो अबू धाबी में हैं इस वक्त, वहाँ के सफ़ीर हैं। तो अब हमने देखा कि हम एक बिल्डिंग में जा रहे हैं जहाँ पे हमने एक मोटरोला जो मोबाइल कंपनी थी, वहाँ पे एक मीटिंग अटेंड करनी थी जिद्दत के हवाले से पुलिस के अंदर। अब हम लोग उस बिल्डिंग के बाहर पहुँचे तो एक टैक्सी के अंदर पुलिस का ऑफिसर जो है वो शिकागो का वो निकला। तो फैसल साहब ने, जो वहाँ के कौंसल जनरल, तो उन्होंने हमारी मुलाकात करी कि ये शिकागो के पुलिस चीफ हैं। मैंने कहा शिकागो के पुलिस चीफ टैक्सी में आ रहा है, हमारे तो लाहौर का सीसीपीओ का प्रोटोकॉल नहीं जाए तो प्रोटोकॉल चेक करें, पीछे गाड़ियों में लाइनें होती हैं। अब इस बात में आप फ्यूल से चलती हैं, इनको बताएं, इस बात से अंदाजा लगा लें कि भाई हमने तरक्की खाक करनी है। सही कह रहे हैं आप। शिकागो का पुलिस चीफ अकेला हमारे साथ मीटिंग अटेंड करने आ रहा है, और हम मेयर साहब, कौंसल जनरल, जीएमसी गाड़ी में 3 गाड़ी हमारे आगे पीछे। हम मेहमान हैं, हम मेहमान लगा और हमारा ये हाल है। और यहाँ के हालात नहीं तब्दील होने वाले। खैर, आज मोटरसाइकिल को अवामी सवारी कहा जाता था, सस्ती सवारी कहा जाता था। खुद ही आगे दोबारा फिर वही खबर पड़ रही महंगाई। अब फिर क्या किया जा सकता है? अब जो हकीकत है वो तो डिस्कस करनी है। खैर, अब जी मकामी और लोकल टायर्स की कीमत में इजाफा हो गया। हम स्पेयर पार्ट्स की बात कर रहे हैं। मोटरसाइकिल खरीदना तो अब बहुत मुश्किल लोगों के लिए हो गया है, बड़ी जरूरी है। अच्छा जी, अब हेलमेट्स, सिलेंसर, ग्लव्स, जैकेट्स, ये वो चीजें हैं जो लवाजमात है जो कि आजकल तो कोई नहीं खरीद सकता, मोटरसाइकिल ही नहीं कोई खरीद सकता। राव साहब, अगर हेलमेट ना परचेज हो तो अभी फौरी जुर्माना। नहीं, सीटीओ साहब कर देंगे ऑर्डर, जनाब कोई हेलमेट के बगैर बाहर निकले। सही, बिल्कुल ऐसे। हेलमेट का बिजनेस शुरू नहीं, हेलमेट पे वो कानून तो मौजूद है, वो तो हम है तो जरूरी है ना, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। और ये साबित भी हुआ है कि बहुत सारे लोग जब गिरे हैं तो वो अल्लाह ने उनको हेड इंजरी की वजह से, और सबसे पहले हेड इंजरी ही होती है बाइक से जब आप गिरते हैं। अब आ जाए अवामी सवारी पे। अवामी सवारी की अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट ने डाटा इकट्ठा किया है ना फ्यूल का, वो 21 से 35 लीटर फी जो मोटर बाइकर है वो उसका इस्तेमाल होता है ये एक माह में। और इसकी अगर आप कीमत देखें तो ये तकरीबन 9,000 के करीब बनेगी। अब मुझे बताएं, एक आदमी ने अगर अवामी सवारी, ये कौन सी अवामी सवारी है जिस पर आपको 9,000 रुपये सिर्फ उसके फ्यूल पे, और उसके अलावा उसका आपने ऑयल चेंज करना है, उसकी दीगर अशिया जो खराब हो रही है, टायर्स, फिर स्पेयर पार्ट्स भी। यहाँ रोड के हालात आपने और अगर आपने ऑफिस जाना है, लेट्स सपोज 10 किलोमीटर पे आपका ऑफिस है, आना जाना आपने करना है, तो उसके रनिंग पे आपको स्पेयर पार्ट्स की भी जरूरत होनी है। तो स्पेयर पार्ट्स की स्टोरी आप डिस्कस कर रहे हैं। स्पेयर पार्ट्स महंगे हो गए, और बाइक ऑलरेडी माशाल्लाह से जो 70 है, जो कि सबसे आम आदमी के वो समझी जाती है कि बड़ी फ्यूल कंजम्पशन भी इसकी कम है, और चलें ये गुजारा भी बेहतरीन करती है, तो वो 1.5 लाख से तजावज कर चुकी है। और स्पेयर पार्ट्स से बहाना ये किया जाता है कि जी चाइना से आए हैं, चाइना से आने, और ये है वो है। अब ये वो इश्यूज हैं जिस पर हुकूमतों को काम करना चाहिए था। क्या 70 सालों में इंडिया ने इलेक्ट्रिक मर्सिडीज बना ली और जो 850 किलोमीटर चलेगी, और हमारे यहाँ देखें कि हुकूमतें ये नहीं कर सकी कि प्राइवेट सेक्टर को लाएं या प्राइवेट सेक्टर को मराद दें, उनको एटलीस्ट किसी भी तरीके से बहरहाल वो किया जा सकता है कि स्पेयर पार्ट्स तो अपने बना लें, सिवाय 3-4 स्पेयर पार्ट्स के। आज भी इंजन आपको असेंबल्ड करना पड़ता है, जो यहाँ पे बाइक बना रहे हैं ना, जो जिसको हम कहते हैं ये पाकिस्तान में बन रही हैं,
वो भी इंजन आपको चाइना से इंपोर्ट करना ऐसे ही पड़ता है। 75 साल में हमने पता राव साहब क्या बनाया? 75 साल में हमें बेवकूफ बनाया है। नहीं 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 मुझे बहुत ऐसा ना- बनाया बड़ा फौरी कुछ तौर पर है, ब्रेक बस लेने बनाया का बड़ा कह कुछ। रही बस हम ब्रेक के बेवकूफ बाद बनाया यहीं एक से दूसरे को, अवाम को। इसी बस सिलसिले को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। वक्त हमारे पास कम है। महंगाई का तोड़ क्या है, इस महंगाई का हल क्या है, कोई सजेशन, कोई तजवीज़ जो सामने रखी जा सकती है? अली, है कोई तजवीज़? खोखर ना राव साहब ने बड़ी बात की थी कि मुल्क की खातर, लोगों की खातर आपको यकजा होना पड़ेगा। ये सियासी जमातों के लिए पैगाम सियासी है। जमातों के लिए ठीक है। पैगाम है। अगर सब लोग आप मिलकर ठीक है, आप एक पैगाम दे दें कि भाई हम आपके यानी लिए, एक यही हल है महंगाई कंट्रोल हम करने आपके लिए एक ही जगह पे इकट्ठे हैं, तो हम लोगों को उम्मीद मिलती है कि जनाब अगर ये इकट्ठे हो सकते हैं तो इसका मतलब है कि ये मुल्क को बेहतर कर लेंगे। का। ठीक है, जब तक ये अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपनी भाग दौड़ में होंगे, तो फिर हमें कोई उम्मीद नहीं है इनसे। बाकी जहाँ तक महंगाई है, महंगाई बढ़ेगी, कम नहीं होगी, लेकिन बदले में आप खुदारा हमारी जो ज़राए आमदन है उसको बढ़ाने के लिए मुल्क के अंदर इंडस्ट्रीज को लेकर आए। बिल्कुल आपने से कहा। एक मिनट राव साहब, आपके पास क्या तजवीज़ है? बड़ी सादी सी बात है। 20 वैसे सेकंड। अगर आपने मुल्क को बचाना है और आगे लेके जाना है तो आपको सबसे पहले मिसाक मईशत, फिर मिसाक सियासत, आपको ये करना होगा सारों को बैठ के। आप काफी अरसे से आप ये कह रहे थे कि किसी के साथ नहीं बैठेंगे, बिल आखिर आप बैठ गए हैं। आप अपने मतलब के लिए बैठ गए, अपने मतलब के लिए बैठ गए हैं, दिखावे के लिए बैठ गए हैं, या चीफ जस्टिस साहब को ये इंप्रेशन देने के लिए बैठ गए हम तो तैयार हैं, लेकिन आप इससे आगे बढ़ें, 2 कदम और आगे बढ़ें। आप कोई फ्रेमवर्क बना लें जिस पर जो मुल्क को मिल्लत के लिए बेहतर हो, उस पर चलें तो स्टॉक ऊपर जाएगी, डॉलर का भी प्रेशर नीचे आएगा, और आपकी महंगाई का सबसे जो बुनियादी नुकता है वो डॉलर है। जब तक आप डॉलर को कंट्रोल नहीं करते, इसको नकेल नहीं डालते, उसको आप सियासी तौर पर मुत्तहिद होकर डाल सकते हैं, नकेल उसके अलावा यानी सियासी तौर पर इत्तेहाद जो है वही अवाम की किस्मत बदल सकता है, अदरवाइज ये महंगाई बढ़ेगी। थैंक यू सो मच नाज़रीन। हेडलाइंस के बाद हम ज्वाइन करेंगे। सो मौसम कैसा रहेगा, हम चलते हैं जी बाहर। कोमल मौजूद हैं, ओवर टू यू। लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। ठंडी ठंडी हवाओं का सिलसिला जो है वह वक्फे से जारी है और शहर लाहौर के बासी इस मौसम को एंजॉय करने के लिए जो है वो सुबह के औकात में सुबह की वजह से फ़ायदा उठाने के लिए ख़ास तौर पर इस मौसम में मुख्तलिफ पार्कों का रुख करें। मैं इस वक्त आइडियल पार्क में मौजूद हूँ और हमने यहाँ पर भी शहरियों की कसीर तादाद देखी है जो कि अपने अपने अंदाज में शहर लाहौर की फ़िज़ा को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए नजर आई है। पत्तों के सरसराहट और कोयल की कूकू जो है वो सुनने वालों के कानों में रस खोल रही है। और इसी तरह बात की जाए लाहौर में टेम्परेचर के हवाले से तो मौजूदा दर्जा हरारत भी 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम टेम्परेचर 18 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 27 डिग्री तक जाएगा। और जो बारिश है उसके हवाले से भी महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है कि गरज चमक के साथ आज लाहौर शहर में बारिश बरसेगी, जिसके बाद टेम्परेचर में मजीद कमी आएगी। वहीं फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर ली जाए तो AQI की मजमूई शरह में भी इजाफा देखा जा रहा है। मौसम तब्दील होता है तो हम देखते हैं कि इसमें जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसमें कमी आती है, लेकिन इस बार देखा ये जा रहा है कि फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो बढ़ती चली जा रही है और AQI की मजमूई शरह 137 रिकॉर्ड की गई है। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है महकमा माहौलियात के लिए कि क्यों इक़दाम जो हैं वो सुस्त रवि का शिकार हैं, क्यों इस पर मुकम्मल तरीके से काबू नहीं पाया जा रहा। जी ठीक है जी। कोमल ने हमें बताया कि जी मौसम की सूरत हाल किस तरह की रहेगी। यानी अभी तो जी मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक शहर का मौसम बेहतर है, लेकिन आगे चल के जो है आप देखिएगा कि गर्मी तो आनी है। खैर हमारे पास अच्छी खबर भी है, हमने आपसे वो भी डिस्कस करनी है, सेगमेंट्स भी हैं, मेहमान भी हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं कुछ महकमा सेहत में जो सूरत हाल है, आम आदमी को सेहत की सहूलियात, और ये जो हम देख रहे हैं कि हर दूसरा बंदा हर रोज़ पता चल रहा है कि फ़लाँ बीमारी में मुब्तला है, फ़लाँ बीमारी में मुब्तला है। उसके बाद ये जो वबाएँ हमारे मुल्क को अपनी लपेट में ले रही हैं, मौजूदा हमारा जो हेल्थ स्ट्रक्चर है उसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, क्या क्या वहाँ पर नकाइस मौजूद हैं, हमारे डॉक्टर साहिबान इसके लिए कितना मुतहरिक हैं, इस पर बात होगी जी। डॉक्टर मुस्लिम शमून ने हमें ज्वाइन किया है, जनरल सर्जन है, अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मैडम, कैसे? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी महकमा सेहत के हालात
हमारे अस्पतालों के हालात, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों की अगर बात करें, सो पेशेंट केयर के हवाले से कैसे देखते हैं आप? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर आपके शो में आना एंड सिटी 42 के साथ एक हमारा जो रिलेशन है। एंड सेकेंडली, जब भी मैंने आपके शो में आता हूँ तो मुझे जो बाद में फीडबैक्स मिलते इट्स रियली पॉजिटिव इन द सेंस जो भी टॉपिक पे हम डिस्कशन करते हैं। तो आज जो आपका हेल्थ का सेक्टर है, तो पाकिस्तान में हेल्थ सेक्टर बेहतर होता गया है विथ टाइम, लेकिन हमें प्रॉब्लम्स आती है बजट की, जो एक मेन फाइनेंस का होता है। अगर आप देखें पाकिस्तान का टोटल बजट पिछले साल जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने दिया था, दैट वाज 9.6 ट्रिलियन रुपीस, जिसमें पंजाब का हेल्थ बजट वाज 470 बिलियन कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस। तो यहाँ की आबादी भी ज़्यादा है, बट स्टिल उस पैसे को सही तरह एलोकेट करना एंड देन शहरी इलाके जो देहाती इलाके उनको फिर आपको डिफ़ाइन करना होता है एंड देन उस हिसाब से हम सर्विसेज हमारी देखते हैं। बेसिक प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में आता है दैट इज़ सैनिटेशन, जिसकी वजह से हमारे पास मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, टाइफॉइड, टीबी, ये बेसिक हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर को डिटोरिएट करता है। ये प्रॉब्लम्स हमें बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं मिलते, और ये पाकिस्तान सिर्फ नहीं है, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, हर जगह। तो ये चीज़ों को हमें विद दी हेल्प ऑफ USAID, बाहर के भी प्रोजेक्ट्स, NGOs आ सकते हैं, एंड विद हमारी गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ इन चीज़ों का हमें, ये बेसिकली पिलर है आपका। इन्फेक्शन कंट्रोल इज़ द पिलर ऑफ हेल्थ सेक्टर। अगर इन्फेक्शन कंट्रोल आपका नहीं होगा, चाहे आप जितने वैक्सीन निकाल ले, बेसिक प्रिकॉशंस कर ले, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। कैंसर का मर्ज बढ़ता चला जा रहा है, नई तहकीकात क्या क्या हुई हैं, वजूहात इसकी बता दें। अभी तक इशू यही है कि पता तब चलता है जब लास्ट स्टेज पे मरीज पहुंच चुका होता है। सो रीज़न ऐसी क्या क्या हैं? हम हमेशा बात करते हैं प्रिवेंशन की, सो प्रिवेंशन के लिए क्या मेजर्स हमें लेने हैं? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हमने हमेशा सुना है, लेकिन प्रिवेंशन इज़ द क्योर एज फार एज कैंसर इज़ कंसर्न। हम इस थ्योरी पे चलते हैं। मेरी ट्रेनिंग शौकत खानम की है, तो शौकत खानम एक पर्टिकुलरली कैंसर इंस्टीट्यूट है, और उसमें सिम्टम्स डिपेंड करता है, हर जगह का कैंसर है बॉडी में, जहाँ जहाँ डिफरेंट आज़ा है, सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। कोई ओरल कैविटी का है तो उसमें यहाँ पे आपको लंप मिलता है। फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर है तो उनको ब्रेस्ट में इनिशियल स्वेलिंग या लंप, आर्मपिट में, एक्जिला के अंदर उनको फील होती है। मैदे का कैंसर है तो पेशेंट आता है वेट लॉस के साथ। अगर कोई बड़ी आंत इंटेस्टाइन्स का है तो वो ब्लीडिंग के साथ आता है स्टूल के अंदर। तो इट ऑल डिपेंड्स कि इनिशियल सिम्टम्स क्या है। मसला पाकिस्तान में ये आता है कि लोग, जो जनरल पॉपुलेशन है, अवेयरनेस नहीं है, तो वो ड्रैग करते हैं इसको। जब ड्रैग करते हैं तो देन वो स्टेज 1, स्टेज 2, 3 बन जाते हैं, एंड देन व्हेन दे कम टू अस, तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास भी लिमिटेड ऑप्शन है। लाइक वी बीइंग सर्जन, हम हर केस पर ऑपरेट नहीं कर सकते, हमें उसको कीमो के पास भेजना पड़ता है, जस्ट टू डाउन साइज द ट्यूमर, एंड देन कीमो के बाद वो हमारे पास आता है। ओवरऑल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डिपेंड करती हैं। सो हमें अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें, किन चीज़ों का ख्याल रखना है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगेन पाकिस्तानी अगर हम नेशन में देखते हैं तो हमारे पास इतना कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, बिकॉज हमारे वहाँ घर की मर्द और औरतें वो अपने ही कामों में इतना मसरूफ़ होते हैं कि हम अपनी सेहत को इतना टाइम नहीं देते। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, आप अपना वेट को कंट्रोल करें, जिसकी वजह से सिर्फ कैंसर नहीं, ब्लड प्रेशर, शुगर, आपकी दूसरी चीज़ें भी कंट्रोल में रहती हैं। हाँ, ये जो बुनियादी जो हम हर बंदे को सुन रहे हैं कि ये बीमारी है। सो ये तो उन लोगों के लिए सजेशन हो गई जिन्होंने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। एनी सजेशन फॉर हेल्थ डिपार्टमेंट, हम हेल्थ सेक्टर में बेहतरी कैसे लेकर आ सकते हैं? हेल्थ सेक्टर में बेहतरी अगर आप देखें, पंजाब का जो बजट है, अब डिपेंड करता है आने वाला बजट किस तरह आता है। आई होप आवाम फ्रेंडली होगा, लेकिन इसमें बस यही मेन चीज़ होती है कि जो भी हमारे हेल्थ मिनिस्टर होते हैं उनसे हम रिक्वेस्ट ये करते हैं कि आप प्रायोरिटी बनाएं शहरी इलाके और देहाती इलाकों की, एंड देन जो अपनी प्रायोरिटी है उस बेस पे उसको सही करें, इंफ्रास्ट्रक्चर सही करें। पंजाब का हेल्थ सेक्टर मुझे सिंध से बहुत बेहतर लगता है। आई एम फ्रॉम कराची, तो मैं जब पंजाब में, लाहौर में पर्टिकुलरली डिफरेंट हॉस्पिटल्स देखता हूँ, इस तरह दीज डेज आई एम वर्किंग एवर केयर हॉस्पिटल जनरल सर्जरी में, तो वहाँ हमारे CEO साहब है इरफान खान साहब, उन्होंने बड़ा इसको पिछले 1-1.5 साल में हॉस्पिटल को बूस्ट दिया और पेशेंट इनफ्लो हमारा बढ़ गया। इस तरह बहुत से हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, इंडस हॉस्पिटल है, सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल है, PKLI हॉस्पिटल आपने सुना होगा जो शहबाज शरीफ साहब ने शुरू की थी, और सियासत की नज़र 3-4 साल हो गई, लेकिन अब उसमें रोबोटिक सर्जरी शुरू कर दी है। कराची में आज से 5 से 6 साल पहले रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गई थी SIUT में, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट। अब PKLI में शुरू किए, डॉक्टर नदीम नुसरत साहब होते हैं, ही इज़ अ यूरोलॉजिस्ट, तो सारा रोबोटिक कर रहे हैं। किडनी के ट्यूमर्स हो, एड्रीनल ग्लैंड्स के हो, या प्रोस्टेट के इश्यूज हो, तो लाहौर में अब जाके रोबोटिक शुरू हुई है। तो आई होप ये सिस्टम चलता रहे, एंड इसी तरह मोटिवेशन हो कि आपके बाहर से जितने डॉक्टर्स आते हैं उनको आप इस तरह के इक्विपमेंट दे, तो वो अपनी
टेक्निक्स जो उनको पता है, उनके जो एक हुनर है उनका, वो इस्तेमाल कर सकें। सही। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि आप रियल इस्टेट के शोबे से भी मुंसलिक हैं, महंगाई के हालात, मौजूदा सूरत हाल, सियासी अदम इस्तेहकाम, रियल स्टेट का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान में? वेरी टेक्निकल टॉपिक दीज डेज। रियल स्टेट हमने 2021 में, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने 2021 में शुरू किया था। उस वक्त फ्री एमनेस्टी थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो बहुत उरूज पे था रियल स्टेट, कोई चेक एंड बैलेंस ऐसा सच नहीं था। अब जब से न्यू गवर्नमेंट आई है, कुछ टैक्सेशन लगी है, विद होल्डिंग टैक्स भी लगी है। अब फाइलर पे जो है वो 2% टैक्स होता है, नॉन फाइलर पे 5% होता है। अब सपोज अगर आपने 10 करोड़ की कोई चीज़ ली है तो उस पर 2% फाइलर पे बनता है 20 लाख रुपए। ठीक। एंड अगर वो 10 करोड़ की चीज़ और वो नॉन फाइलर है तो वो 5% देता है, दैट इज़ अराउंड 50 लाख रुपीज़ टैक्स। अच्छा। बट अब ये टैक्सेशन सरकार के पास जब जाएगा तो फिर डिफरेंट सोसाइटीज़ लॉन्च होती है, प्राइवेट सोसाइटीज़ लॉन्च होती है। आप इस वक्त देखते होंगे हर जगह एड्स होती है लेक सिटी की, गौहर एजाज साहब की है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो मोहसिन नकवी साहब है, उनकी भी कोलैबोरेशन वहाँ पे लेक सिटी में बहुत है। उनकी टीम भी गई थी, अभी सऊदीया से कोई $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट एक बिजनेसमैन थे, वो लेक सिटी में कर रहे हैं। तो अच्छा, रियल स्टेट ऊपर आ रहा है, बट इस वक्त प्लॉट्स बहुत नीचे है। तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि जिसके पास है वो होल्ड कर सकता है तो होल्ड करें, लेकिन जो फ्यूचर है आगे वो कमर्शियल और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का। सही। अब आम आदमी के लिए फ़ायदा क्या है, जिन्होंने प्रॉपर्टी की खरीदारी करनी है उनके लिए कैसा टाइम है? अब इस वक्त बाइंग टाइम है। इस वक्त प्रॉपर्टी स्पेशली प्लॉट्स बहुत ही लोएस्ट प्राइस पे है। तो इस वक्त आप जितने बाई कर सकते हैं, आप 5 मरले का ले लें, 10 मरले का ले लें, जितनी आपकी अफोर्डेबिलिटी। और बेहतरीन अगर कोई ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के साथ धोखा भी बहुत हो रहा है, इन केस अगर आप कोई बेहतरीन ऑप्शन या कोई बेहतरीन तरीक़ेकार डिस्कस करना। बिल्कुल, इसमें जस्ट टू मिनिमाइज द एरर कि आप कम से कम आपको नुकसान हो, बाकी तो सारा नसीब का खेल होता है। लेकिन आप अच्छी सोसाइटीज़ में जाए जिसका एक ब्रांड नेम है, जो LD अप्रूव्ड है। जिस तरह अब आजकल पार्क व्यू सोसाइटी बहुत ऊपर आ रही है, DHA एक वैसी कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट्स ऑलवेज सेफ DHA में इन्वेस्ट करना। लेक सिटी है, इत्तेहाद टाउन है। तो अगर आप अच्छी सोसाइटी में जाते तो देन आप सेफ रहते, उसमें कोई लीगल नोटिस और स्टे का मसला नहीं आता। सही। अच्छा जी, दूसरा मुझे ये बता दें, वो लोग जो कि इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए अब आगे फ़ायदा है, जो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या प्रॉपर्टी के कारोबार से मुंसलिक होना चाहिए? जी, इसमें अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट। अगर आप एज इंडिविजुअल हैं और आप अपनी एक फैमिली की सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि मेरे बाद मेरे बच्चे ये पर्क्स एंजॉय कर सके, तो आप इस वक्त प्लॉट्स ले सकते हैं, बहुत लो प्राइस पे है। और अगर इफ़ यू हैव अ गुड अमाउंट, फिर आप कमर्शियल प्लाजा तैयार करें, जिसमें फिर जाहिर है लोग भी आएंगे, जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुलेगी। जिस तरह हमारे एक जाने वाले, उन्होंने ग्लोरिया जीन्स के साथ साइन किया लेक सिटी के अंदर। तो जब जाहिर है ग्लोरिया जीन्स खुलेगा तो उस एरिया में आपकी अपॉर्चुनिटी आती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती है। तो कमर्शियल प्लाजे आपको एंड ऑफ द डे ज़्यादा रिटर्न देते हैं, लेकिन उसमें आपको टैक्स से रिलेटेड इशू, उसमें टैक्सेशन भी ज़्यादा आएगी एंड देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है। तो ये उन्हीं के लिए दोज हु कैन अफोर्ड, एंड जो उससे ज़्यादा एक हायर लेवल होता है वो अपनी सोसाइटी बना लेता है पूरी। सही। तो हर बंदा तो उस लेवल पे नहीं होता। तो यू स्टार्ट विथ इनिशियल प्लॉट्स एंड देन विथ टाइम आप ऊपर जाते हैं। होता है अगर आप प्रॉपर्टी की खरीदारी करना चाह रहे हैं, अगर आप बड़े प्लॉट्स ले रहे हैं, उनमें फ़ायदा है कि छोटे सेगमेंट्स में अगर आप कर लें तो वो आपको फ़ायदा। इसमें इस तरह है, सारी आपकी अफोर्डेबिलिटी का है, जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अगर आप एक कनाल का प्लॉट लेते तो उसका जंप भी आपको उस तरह मिलता है, लेकिन उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती है। आप 5 मरले का लेते, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम है, गेन भी कम होगा, लेकिन जितनी आपकी अफोर्डेबिलिटी है। तो इसमें मैं किसी को गलत सही नहीं कह सकता, सब आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है। सही। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि रियल इस्टेट से मुंसलिक हैं। तो एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं, ख़ास तौर पर क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और इस परेशानी की सबसे बड़ी रीज़न क्या है कि जी हमारे हेल्थ सेक्टर में जो इस्लाहात होनी चाहिए वो नहीं आ रही हैं। नई तहकीक जो हम पूछना चाहेंगे कैंसर के हवाले से चल रही है, रीज़न्स क्या क्या इसकी सामने आ रही हैं, क्यों ये मर्ज इतना बढ़ता चला जा रहा है? कैंसर का मसला पाकिस्तान में सिर्फ ये, हमारे एशियन कंट्रीज़ में ये आता है कि हमारे वहाँ डायग्नोसिस थोड़ी लेट होती है, बिकॉज पेशेंट प्रेजेंट लेट करते हैं। वेस्ट में मैंने UK और US में हॉस्पिटल्स में MD एंडरसन में काम किया हुआ है, वहाँ पे अगर आप जाते तो इनिशियल स्टेज पे पेशेंट आ जाता है, तो उनकी जितनी रिसर्च है वो इनिशियली बेस्ड होती है। दे डोंट वरी फॉर द लेट स्टेज या स्टेज 4 या एडवांस। वाई? बिकॉज उनको पता है कि एक तो पेशेंट पॉपुलेशन उस तरह आती कम है लेट में, और जब आते तो देन उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास वैसे ही कम होते हैं। एक मिथ ये भी है कि हमारे यहाँ इसका इलाज इस तरह से बेहतरीन मौजूद नहीं है सिवाय 1-2 अस्पतालों के। अग्री करते हैं आप? नहीं, मैं इसे अग्री नहीं करता। लाहौर में अगर आप देखें तो शौकत खानम तो है जिसकी हर बंदा
उसमें अप्रोचेबल है। भी तो एक बहुत मुश्किल है ना, प्रोटोकॉल को पूरा आपको फॉलो करना पड़ता है, उतने में मरीज बेचारा तड़पता रहता है। उनका प्रोटोकॉल सिस्टम है कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 वी मोस्टली टेक, स्टेज 4 को फिर हम रेफ़र कर देते हैं। बाकी अनमोल हॉस्पिटल है, वो कोई भी स्टेज ले लेता है। एंड अगेन मैं आपको कहूँगा कि इसमें डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे किस शहर में, लाइक हमारे पास लाहौर में साउथ पंजाब, नॉर्थ पंजाब सारे लोग ज़्यादातर लाहौर आते हैं। इसी तरह सिंध में अगर आप देखें तो लोग लिवर ट्रांसप्लांट के लिए इस वक्त गंबट इंस्टीट्यूट है, नाम से लगेगा कि कहाँ इंटीरियर सिंध में होगा, लेकिन वहाँ ट्रांसप्लांट हो रहे, 500 से ज़्यादा लिवर ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। एंड कराची में ऑल्सो वी हैव गुड सेंटर्स ओवर देयर। तो पाकिस्तान में मैं नहीं समझता कि आपका ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है। वी हैव ऑल द बेस्ट फैसिलिटीज़, वी हैव ऑल द क्वालिफाइड डॉक्टर्स, पाकिस्तान के भी क्वालिफाइड है और बाहर से भी है। आप खुद किस किस्म की सर्जरीज? हम लोग मैं जनरल सर्जरी की मेरी ट्रेनिंग है शौकत खानम से, तो वी आर डीलिंग विद लैप हर्निया, अपेंडिक्स, लेप्रोस्कोपिक भी कर रहे हैं। शौकत खानम में 90% हम कैंसर की सर्जरीज करते थे। इस वक्त एवर केयर में पर्टिकुलर कैंसर नहीं है, वी हैव अ जनरल, इट्स अ जनरल हॉस्पिटल, तो हम सारी स्पेशलिटी देखते हैं एक्सेप्ट ऑर्थोपेडिक, न्यूरो सर्जरी, वो एक डिफरेंट पर्टिकुलर स्पेशलिटी होती है। ठीक हो गया। सो अब हमने बात ये करनी है कि जी आप प्रिवेंशन पे भी बात हो गई, मौजूदा सूरत हाल पे भी बात हो गई, कुछ डॉक्टर साहिबान के लिए आपका क्या मशवरा होगा, वो लोग जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, इस फील्ड को ज्वाइन कर रहे हैं? मुझे लगता है कि अब डॉक्टरों में भी वो एक जो हम देखते हैं नौजवान डॉक्टर्स के रवैये भी बड़े डिफरेंट से हैं, अपने काम के साथ उस तरह से ऑनेस्टी नहीं नज़र आ रही है। मरीज़ बेचारा परेशान होता है, कोई सुनने वाला नहीं हॉस्पिटल्स में होता। इसमें मैं बस यही कहूँगा कि पाकिस्तान की एक सॉर्ट ऑफ बैड लक है कि हमारे वहाँ डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन है दैट इज़ नॉट हाईली पेड। हम जो टाइम और जितना एक कैरियर में हम इन्वेस्ट करते हैं, हमारा मेन होता है टाइम। आप सोशल लाइफ से कट ऑफ होते हैं, जिस तरह एक डॉक्टर तैयार होता है, ठीक है, मैंने खुद अपनी सोशल लाइफ कराची में बड़ी कट ऑफ की थी। फैमिली लाइफ कट ऑफ हो जाती है क्योंकि आपका हर टाइम पे एग्जाम आ रहा है एंड देन यू हैव टू क्लियर एंड आगे बढ़ते जाना है। तो हम जितना टाइम पिछले 10-12 साल इन्वेस्ट करते विद वेरी रफ ट्रेनिंग, सर्जरी की ट्रेनिंग आसान भी नहीं होती जी। तो जब 12 साल बाद जब हम मार्केट में आते तो हमें उस तरह से पैकेजेस और उस तरह का पे स्केल नहीं मिलता कंपैरेटिवली जो हमारा कुलीग जो सीए करके या आईकैप के इंस्टीट्यूट से निकलता है या कोई आईबीए से निकलता है या वही पेस पे लम्ब से निकलता है। तो हमारे डॉक्टर्स आजकल अगर आप देखेंगे ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। पीपल आर गोइंग टू आयरलैंड, दे आर गोइंग टू यूके एंड यूएसए। तो ये है, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बट यू शुड नॉट बी, मैं नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि यू शुड नॉट बी रिलाइंग ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम। आप अपना साथ में कुछ भी दूसरा सेटअप रखें और वही आपका आगे सर्वाइव। क्योंकि जो हालात है आप किसी एक चीज़ पे रिलाई कर ही नहीं सकते हैं, अगर उस तरह से तो वो पॉसिबल नहीं है गुजर बसर। मैसेज क्या होगा देखने वालों? मैसेज बस ये है कि ऑल्दो आई एम फ्रॉम द डॉक्टरी फील्ड, मैं उस पर कोई बात नहीं करूँगा, बट इस वक्त जो पाकिस्तान की ज़रूरत है, इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात है, मैं पीएम शहबाज शरीफ साहब को कहता हूँ कि एंटी स्टेट एलिमेंट्स के को क्रश किया जाए। पाकिस्तान होगा तो सबकी सियासत होगी। दूसरा, मैं एस्टेब्लिशमेंट को कहता हूँ कि इंटरवीन करे और ये डायलॉग करवाए, बिकॉज जुडिशरी ने अपना मजाक वैसे ही बना दिया। और खान साहब से एक रिक्वेस्ट है, मैं उनके खुद हॉस्पिटल का ट्रेनी हूँ, उनसे रिक्वेस्ट है कि जिद ना छोड़ के पाकिस्तान का सोचें और ये सड़कों से निकल के पॉलिटिकल डायलॉग पे आ जाए। अदरवाइज मुल्की हालात बेहतर नहीं होंगे, लोग इसी तरह से परेशान रहेंगे और परेशानी आपको लेके चलती है जिन बीमारियों की तरफ। सो कहाँ पर लोग जाएं, किसका दर खटखटाएं? अगर आप हेल्थ सेक्टर में बेहतरी लेकर आना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे मुल्क की हालात बेहतर हों। मुल्क के हालात बेहतर होंगे तो ये सब चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। अदरवाइज़ ये जिस तरह बीमारियां फैल रही हैं, जिस तरह वबाएं फैल रही हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसानी ज़िंदगी का खात्मा कर रही हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। एक अच्छी खबर शामिल कर लेते हैं। जिन लोगों ने कराची सफ़र करना है, ट्रेन के जरिए लाहौर से कराची जाना है, शालीमार एक्सप्रेस का बाकायदा एक बार फिर से आगाज़ कर दिया गया है। 8 महीने के डिले के बाद इसको दोबारा से बहाल किया गया है। मुसाफिरों को मई के पहले 15 दिन 20% जबकि 16 से 31 तक 10% किरायों में रियायत भी जो है वो दी जाएगी। सो अच्छी खबर आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि रेलवे की तरफ से ये बहुत ज़बरदस्त
इकदाम उठाया गया है। आप जो है इस पे ज़रूर सफ़र कीजिए, बहुत ही आरामदेह सफ़र है और आपको सफरी तमाम सहूलियात जो हैं वो भी मुहैया की जा रही हैं। मैं आपको बताऊं, कराची जाते हुए रायविंड, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, खानपुर, रहीम यार खान, रोटरी, नवाबशाह, हैदराबाद और दीगर स्टॉप जो हैं वहां पर इसको रोका भी जाता है। शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन में मुसाफिरों को बेहतर सफरी सहूलियात दस्तयाब हैं। कराची सफ़र करने वालों के लिए ये गुड न्यूज़ है। आप ज़रूर इन बेहतरीन सफरी सहूलियात से फ़ायदा उठा सकते हैं। 17 घंटे 45 मिनट इस सफ़र का दौरानिया होगा। लाहौर से कराची जिन लोगों ने जाना है, स्टॉप जहाँ जहाँ हैं वो भी हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आरामदेह सफरी सहूलियात के लिए आप जो है इससे फ़ायदा उठाते हैं। ये थी हमारे पास आज की खबर जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब आगे बढ़ना है और आपको बताना है जी आज के भाव क्या हैं। सेगमेंट है हमारा आज के भाव। सब्जियों के रेट क्या हैं, मार्केट में कौन कौन सी सब्जी किस कीमत पर मिल रही है। हमारे साथ साजिद मौजूद होंगे। ओवर टू यू। सब्जी के सरकारी नरखामे में 4 सब्जियों की कीमत में इजाफा जो है देखने में सामने आया, जबकि ओपन मार्केट में और सब्जी के सरकारी नरखों में भी एक वाज़ेह तजाद जो है बरकरार है। अगर हम एक नज़र दौड़ालें सब्जियों की कीमत पर, तो जो प्याज दर्जा अव्वल है इसकी सरकारी कीमत जो है ये 55 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई, जबकि ओपन मार्केट में प्याज 60 से 70 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। टमाटर की बात कर लीजिए तो इसकी सरकारी कीमत 38 रुपये फ़ी किलो है। ओपन मार्केट में टमाटर 50 से 60 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। लहसन की सरकारी कीमत में कमी देखने में सामने आई है। 305 रुपये फ़ी किलो लहसन जो है ये इसकी सरकारी कीमत है, जबकि ओपन मार्केट में लहसन अभी भी पुरानी कीमत पर बेचा जा रहा है। 350 से 380 रुपये के दरमियान लहसन जो है इसकी फ़रोख्त जारी है। अदरक की बात कर लीजिए 740 रुपये फ़ी किलो इसकी कीमत जो है हो चुकी है और ओपन मार्केट में अदरक जो है ये 800 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। अगर बात कर लीजिए सब्ज़ मिर्च की 100 रुपये फ़ी किलो सरकारी कीमत, ओपन मार्केट में सब्ज़ मिर्च जो है इसकी फ़रोख्त जो है 120 रुपये फ़ी किलो तक जारी है। आलू शुगर फ्री की बात कर लीजिए तो 65 रुपये इसकी सरकारी कीमत है। ओपन मार्केट में आलू 80 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। बंद गोभी की बात कर लीजिए 30 रुपये सरकारी कीमत है। ओपन मार्केट में बंद गोभी जो है 40 से 50 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। शिमला मिर्च की बात कर लीजिए 40 रुपये सरकारी कीमत है। शिमला मिर्च एक ऐसी सब्जी है जिसमें तकरीबन हमें एक बड़ा इजाफा देखने में सामने आया है। ओपन मार्केट में 100 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। अपनी असल कीमत से तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा शिमला मिर्च की मद में दुकानदार इजाफी चार्ज कर रहे हैं। जबकि अगर बात कर लीजिए मटर की तो इसकी सरकारी कीमत 150 रुपये, ओपन मार्केट में 200 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। ये एक वाज़ेह तजाद है सब्जी की सरकारी और ओपन मार्केट की कीमतों में। कुछ शहरियों से भी हमने बात की, उनका भी यही कहना था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से एक मुनासिब कार्रवाई नहीं की जाती, जिसके बायस उनको सब्जियों की मद में पैसे इजाफी अदा करने पड़ते हैं। जी साजिद, थैंक यू सो मच। सब्जियों की कीमतें बढ़ी हैं, लोग परेशान हैं और दूसरा हर मार्केट का अपना रेट है जिसकी वजह से लोग ज़्यादा परेशान हैं। लोगों की डिमांड ये है कि कम से कम जो आपकी रेट लिस्ट है उस पर अमल करा दें ताकि उनको भी रिलीफ मिल सके। साजिद हमें अपडेट कर रहे थे। साजिद आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही नाज़रीन हमें जाने क्लोजिंग की तरफ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ जी, आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं जिनकी कल बर्थडे है वो हमें पिक्चर्स भिजवा सकते हैं। इंशाल्लाह हम कल के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके अलावा आपके पास अगर कोई टैलेंट है हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इसके साथ साथ सजेशन आपकी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सजेशन हम तक पहुँचाइए, इंशाल्लाह हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और आपको अपने प्रोग्राम में मदद भी करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल सेम टाइम पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।